नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कक्षा 12 अर्थशास्त्र के 3 नंबर वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर सीरीज में। दोस्तों, इससे पहले हम 4 नंबर वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर चुके हैं और मैं आंसर सहित आपको सभी क्वेश्चन बता चुका हूं। तो आपने अगर वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में वीडियो डली हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखी है मैंने, ताकि आप जाकर देख सकें। ठीक है। अब आज हम करने वाले हैं 3 नंबर वाले, और 3 नंबर वाले सवाल आपको मैं सारे सवाल करवा दूंगा कि आपके पेपर में एक भी बाहर ना जाए। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बिना देर किए हम देखते हैं कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, मांग के आवश्यक तत्व क्या है। तो इसका आंसर आपके सामने दे रखा है। सामान्य रूप से मांग और आवश्यकता में अंतर मालूम नहीं पड़ता, परंतु आर्थिक दृष्टिकोण से उनमें थोड़ा अंतर है। आवश्यकता प्रभावपूर्ण इच्छा को कहते हैं। इनमें तीन मुख्य बातें होनी चाहिए। नंबर एक, वस्तु की इच्छा इच्छा पूरा करने के लिए साधन, और साधन को व्यय करने की तत्परता। परंतु मांग को प्रभावपूर्ण इच्छा कहना त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि मांग के लिए दो अन्य बातें भी होनी चाहिए, निश्चित कीमत और निश्चित समय अवधि। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गिफेन विरोधाभास मांग के नियम के अपवाद क्या है। इसका आंसर आपके सामने, गिफेन विरोधाभास से आप क्या समझते हैं या मांग के नियम के अपवाद। तो जी आपके सामने आंसर दे रखा है। ठीक है। मांग के नियम का सबसे महत्वपूर्ण अपवाद गिफेन का विरोधाभास माना जाता है। निम्न कोटि की वस्तुओं की गिफेन वस्तुएं कहा जाता है, जैसे घी की देसी घी की तुलना में डालडा, गेहूं की तुलना में बाजरा आदि। इन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता, अर्थात इन वस्तुओं की कीमत कम होने पर भी इनकी मांग में वृद्धि नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या है। तो इसका आंसर आपके सामने दे रखा है, इसको आप पढ़ लीजिए। ठीक है। इसकी दो परिभाषाएं इस यहाँ तक कर लीजिए और किसी एक की परिभाषा याद कर लीजिए आप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता में तीन संबंध लिखिए। तो इसका आंसर आपके सामने, कुल उपयोगिता जब घटती दर से बढ़ती है तब सीमांत उपयोगिता घटती है, और दूसरा दूसरा जब कुल उपयोगिता अधिकतम होकर पूर्ण तृप्ति की के बिंदु पर पहुंच जाती है तब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है। जब कुल उपयोगिता घटती है तब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बजट सेट तथा बजट लाइन में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर आपके सामने, बजट सेट तथा बजट लाइन में अंतर। बजट सेट से आशय उन दो वस्तुओं के संभावित संयोजन के सेट से है जिसका उपभोक्ता उपभोग करता है, जिसे वह अपनी आय और दी गई कीमत से खरीद सकता है। ठीक है। जबकि बजट लाइन दो वस्तुओं के संयोजन के पूरे संग्रह की चित्रमय प्रस्तुति है। बजट लाइन उपभोक्ता की आय और दो वस्तुओं की कीमत पर निर्भर करती है। आय में वृद्धि होने पर उपभोक्ता की बजट लाइन दाईं ओर खिसक जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, सीमांत प्रतिस्थापन की दर क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर दे रखा है आपके सामने। तटस्थता वक्रों की व्याख्या सीमांत प्रतिस्थापन दर की धारणा पर आधारित है। सीमांत प्रतिस्थापन दर वह दर होती है जिस पर एक उपभोक्ता एक वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों की प्राप्ति के लिए दूसरी वस्तु की इकाइयों का त्याग करने को तत्पर होता है, जिससे उसका संतोष का स्तर समान बना रहता है। हिक्स के शब्दों में, हम एक्स की बाय के लिए सीमांत प्रतिस्थापन दर को वाई की उस मात्रा से परिवर्तित कर सकते हैं जो उपभोक्ता की एक्स को सीमांत इकाई न मिलने की हानि को पूरा करती है। इसका जो सूत्र होता है, ये आप याद कर लेना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मांग के नियम की मान्यताएं लिखिए। मांग के नियम की मान्यताएं आपको तीन लिखनी है, कोई भी तीन याद कर लीजिए इनमें से। सबसे पहली है, उपभोग के समय में व्यक्ति की आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस परिस्थिति में उसकी खर्च करने की शक्ति में परिवर्तन हो जाता है। जैसे मान लो उसकी आय आज 10 रुपये है, कल 5 रुपये हो जाती, तो फिर वो वस्तु कम खरीदेगा, है ना। तो ये नियम नहीं कहलाएगा। नंबर 2, यदि वस्तु में प्रतिस्थापन संभव हो तो उसके मूल्य में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होना चाहिए, अन्यथा यह नियम ठीक प्रकार से लागू नहीं होगा। नंबर 3, उपभोक्ता की वस्तु को प्राप्त करने की तीव्रता समान रहनी चाहिए। यदि किसी कारण से इसमें परिवर्तन हो जाए तो यह नियम ठीक से लागू नहीं हो पाएगा। नंबर 4 है, उपभोक्ता के दृष्टिकोण में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नंबर 5 आप याद कर लेना। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 है, उपभोक्ता बजट को समझाइए। इसका आंसर है आपके सामने, किसी उपभोक्ता के पास केवल एक निश्चित मात्रा में पैसे आय ऐसी दो वस्तुओं पर व्यय करने के लिए हैं जिनकी लागत बाजार में दी गई है। उपभोक्ता दोनों वस्तुओं की अलग अलग या मिली जुली ऐसी मात्रा को नहीं खरीद सकता जिनका वह उपभोग करना चाहता है। उपभोक्ता के लिए उपलब्ध उपभोग बंडल दोनों वस्तुओं की कीमत तथा उपभोक्ता की आय पर निर्भर करता है। निश्चित आय तथा दोनों अ, वस्तुओं की कीमतों को देखते हुए उपभोक्ता केवल उन्हीं बंडलों को खरीद सकता है जिनका मूल्य उसकी आय से कम हो या बराबर हो। क्वेश्चन नंबर 9 है, बजट रेखा की प्रवणता नीचे की ओर क्यों होती है, समझाइए। इसका आंसर आपके सामने है, इसको पढ़ लीजिए, आप ध्यान से याद कर लीजिए। अगर परीक्षा दिन की बात करूं तो 44 पेज नंबर पर जो आपका आंसर दे रखा है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, फर्म के साम
अथवा अधिकतम लाभ का अर्थ बताइए। इसका आंसर आपके सामने है, परम के सम अथवा अधिकतम लाभ का अर्थ बताइए। ये पूरा आंसर है, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। और हाँ, जे हैंसन के अनुसार जे परिभाषा, इसको आप जरूर पढ़ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार की क्या विशेषताएं है। ये क्वेश्चन आपके सामने। एक पूर्ण पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताएं, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की प्रमुख विशेषताएं अग्रलिखित हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना। आप कोई भी 3 या 4 हेडिंग कर लीजिए याद। क्रेताओं और विक्रेताओं का अधिक संख्या में होना पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में होता है। एक रूप वस्तु होना, यानी कि समानता पाई जाती है वो वस्तुओं में। नंबर 3, फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश व बहिर्गमन, मतलब ऐसा होना चाहिए कि इस पर कोई सरकारी रोक टोक ना हो, कि कोई भी फर्म बाजार में आ सकती है और जा सकती है। नंबर 4, बाजार का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, क्रेता और विक्रेता के पास बाजार का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। नंबर 5, क्रेताओं तथा विक्रेताओं में पूर्ण गतिशीलता होनी चाहिए, यानी कि खर्च करने के लिए तत्पर होना चाहिए वो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12, पूर्ति एवं स्टॉक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों, अगर मैं परीक्षा दिन की बात करूं तो इसमें थोड़ा सा आंसर इस तरीके से दिया है। तो आप इसमें से अगर चाहो तो कर लीजिए, नहीं मैं एक और आंसर लेकर आता हूं आपको। बेस्ट रहेगा आप इस आंसर को लिख लीजिए, क्योंकि अंतर पूछा गया तो हम अंतर बना के लिखेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा, है ना। अर्थ के आधार पर अंतर, कीमत में परिवर्तन का प्रभाव और मात्रा, आप इसको लिख लीजिए, जे शानदार रहेगा, है ना। इसको आप याद कर लीजिए और लिख लीजिए, जे बढ़िया रहेगा। क्योंकि ये दूसरी सीरीज है, जे परीक्षा दिन नहीं है, तो परीक्षा दिन में वो अलग टाइप का दिया है, तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। 3 नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, पूर्ति के प्रकार स्पष्ट कीजिए। दोस्तों ये समझना, ये आपको पेपर में मिलेगा बिल्कुल, ध्यान रखना, इसको तो आप रट के मान जाना। पूर्ति के प्रकार स्पष्ट कीजिए। पूर्ति कितने प्रकार की होती है, तो सबसे पहले बाजार पूर्ति। अन्य शब्दों में बाजार पूर्ति को अति अल्पकालीन पूर्ति भी कहते हैं। इस प्रकार के बाजार में पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता। बाजार पूर्ति कुछ घंटे, एक दिन के संबंध में हो सकती है। नंबर 2, अल्पकालीन पूर्ति। बाजार पूर्ति की अपेक्षा अल्पकालीन पूर्ति में विक्रेता के पास अधिक समय रहता है। इसी अधिक समय के कारण विक्रेता वस्तु की पूर्ति की मांग के अनुरूप थोड़ी बहुत कमी या वृद्धि कर सकता है, परंतु उसके पास इतना ज़्यादा समय नहीं रहता कि वह पूर्णतः पूर्ति को मांग के अनुरूप कर सके। नंबर 3, दीर्घकालीन पूर्ति। दीर्घकालीन पूर्ति में विक्रेता के पास समय का अभाव नहीं होता। समय की पर्याप्तता के कारण विक्रेता अपनी वस्तु को पूर्ण रूप से मांग के अनुसार बढ़ा या घटा सकता है, यानी कि वो उसको रोक सकता है और बेच भी सकता है। यदि उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होता है तो पूर्ति वक्र से नीचे की ओर होगा, उत्पत्ति ह्रास नियम की दिशा में नीचे से ऊपर को दाएं की ओर जाने वाला होगा, ठीक है। और नंबर 4 है सामूहिक पूर्ति। जब वस्तु विशेष की पूर्ति विभिन्न स्रोतों से की जाती हो, यानी कि अलग अलग जगहों से, तो उसे सामूहिक पूर्ति कहते हैं। इतना ही सा याद कर लेना आप, ठीक है। और नंबर 5 है संयुक्त पूर्ति। तो कहने का मतलब ये है, आपको 3 करना है, जो आपको सरल लगे वो कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्वों को लिखिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और इसमें से आप अच्छे से याद कर लीजिए। इसमें से कोई भी 3 हेडिंग कर लीजिए। सबसे पहले, वस्तु की पूर्ति को कौन कौन से जो तत्व होते हैं वो प्रभावित करते हैं। वस्तु विशेष की कीमत, यानी कि कीमत अगर बढ़ जाती है तो उसकी पूर्ति में कमी आती है ना, सीधी सी बात है। और दूसरा होता है अन्य वस्तुओं की कीमतें, यानी कि उसके समान जो वस्तुएं बेची जा रही हैं उनकी कीमतें किस प्रकार से। और नंबर 3, उत्पादन के साधनों की कीमत, यानी कि जिसकी मदद से आप उत्पादन कर रहे हो उनकी कीमतों में क्या परिवर्तन आ रहा है, एक तो वो। चौथा आता है कर नीति, यानी कि टैक्सेशन। और नंबर 5 आता है तकनीकी ज्ञान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, पूर्ति की कीमत लोच का क्या अर्थ है, स्पष्ट कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद करके जाना, ठीक है। जी आपका आंसर दे रखा है पूरा, आप इसको याद कर लीजिए यहाँ तक। और हाँ, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, इसको यहाँ तक याद कर लेना, और चाहे तो फिर आपकी प्रो बॉल्डिंग की परिभाषा याद कर लेना यहाँ तक। दूसरा, आप इसका सूत्र जरूर याद करना। जिस सूत्र आप अगर यहाँ तक याद करके जाओगे तो जी बहुत शानदार रहेगा। अगर इसको आप आंसर में लिख कर आओगे तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। और इसमें से जी यानी कि ई एस बराबर, जैसे ई एस यानी कि पूर्ति की लोच है। डेल्टा क्यू बराबर पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन। डेल्टा पी बराबर कीमत में परिवर्तन, है ना। तो ये आपको यहाँ इस तरीके से अगर आप दर्शा के आओगे तो बहुत शानदार अच्छा सा इफेक्ट पड़ता है ना इसका। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, मुद्रा के प्राथमिक कार्यों को लिखिए। तो इसका आंसर आपके सामने है, मुद्रा के प्रथम कार्य कौन कौन से होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 22 में भी आया, 19 में भी आया, इस बार भी आने की पूरी पूरी संभावना है। तो मुद्रा के प्रधान या प्राथमिक कार्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, विनिमय का माध्यम, यानी कि मुद्रा मुद्रा बोले तो जो रुपया अपन है ना, उसके क्या क्या काम होते हैं। विनिमय का माध्यम यानी कि वस्तुओं को बदलने के
माध्यम बनता है। दूसरा मूल्य का मापक, मूल्य का मापक कैसे करते हैं, कोई वस्तु कितने की है तो उसको अपन कितने किस में मापते हैं, पैसे में मापते हैं, यानी कि रुपया में मापते हैं। ठीक है, इसको पढ़ लेना आप अच्छे से, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, केंद्रीय बैंक को अंतिम ऋणदाता क्यों कहा जाता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें क्या है देखिए 23 में पूछा भी गया है जी, इस बार रिपीट भी हो सकता है ना, इस पार्ट में से क्वेश्चन ज्यादातर रिपीट होते हैं, तो ये रिपीट हो सकता है, ध्यान रखना। अंतिम ऋणदाता क्यों कहते हैं, इसके 3 कारण हैं। कारण आपके सामने ये दे रखे, आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। पहले तो अंतिम ऋणदाता क्या होता है, तो अंतिम ऋणदाता जब साधारण वाणिज्यिक बैंकों को आपत्ति के समय कहीं और से ऋण नहीं मिलता है, तब उन्हें अंत में केंद्रीय बैंक से वित्तीय सहायता मिलती है, इसलिए केंद्रीय बैंक को अंतिम ऋणदाता कहा जाता है। ठीक है, वाणिज्यिक बैंक में बोले तो व्यापारिक बैंक। ठीक है, अंतिम ऋणदाता के रूप में केंद्रीय बैंक अन्य वाणिज्यिक बैंकों को 3 प्रकार से देता है। नंबर 1, केंद्रीय बैंक व्यापारिक बिलों की पुनर्कटौती। ठीक है, डिस्काउंटिंग करके बैंक पर वाणिज्यिक बैंकों को स्पष्ट रूप से फ्रंट डूर है से अल्पकालीन ऋण देता है। बिलों की अवधि पूरी होने से पहले ही जब बैंकों को नकदी की आवश्यकता पड़ती है तो वे इन बिलों को पुनर्कटौती करके केंद्रीय बैंक से अल्पकालीन ऋण प्राप्त कर सकते हैं ना। इसी प्रकार से जो दूसरा पढ़ लेना, तीसरा पढ़ लेना। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 18 आपका, एक अच्छी मुद्रा पदार्थ के गुणों का वर्णन कीजिए। इसका आंसर आपके सामने जी दे रखा है, इसका आंसर कुछ इधर है, देखिए 20 में पूछा भी गया है, इंपॉर्टेंट भी है जी। ठीक है, इसका आंसर जी है। सबसे पहले क्या होता है, इसके क्या क्या होते हैं, सबसे पहले टिकाऊपन। एक अच्छी मुद्रा टिकाऊ होनी चाहिए, अर्थात एक बार जिस मुद्रा का निगमन किया जाए उसका वर्षों तक प्रयोग किया जाना चाहिए। मतलब पता नहीं पड़े कि आपने अभी चलाया और बंद कर दिया, जैसे 2000 का नोट अभी निकाला तो और तुरंत बंद कर दिया उसको, है ना। दूसरा मितव्ययता, अच्छी मुद्रा वह है जिसमें मौद्रिक व्यवस्था बहुत महंगी ना हो, अन्यथा विकासशील राष्ट्र उसे अपनाने में असमर्थ रहेंगे। वास्तव में मुद्रा व्यवस्था कम खर्चीली होनी चाहिए जिससे राष्ट्र उसे सुविधाजनक स्वीकार कर सके। मतलब क्या होता है, उसको बनाने में ज़्यादा खर्चा ना आए। ठीक है, तीसरा होता है वहनीयता, एक अच्छे मुद्रा पदार्थ के लिए आवश्यक है कि उसमें वहनीयता का गुण हो, अर्थात उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना आसान हो। ठीक है, मतलब नोट जो रहता है वो अच्छा रहता है। ठीक है, और तीसरा होता है सामान्य स्वीकृति, और चौथा पांचवा होता है मूल स्थायित्व। तो आप इनको पढ़ लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, धातु मुद्रा और पद मुद्रा में अंतर। तो ये अंतर दे रखे हैं, 4 अंतर हैं, आप चारों कर लेना। ठीक है, अच्छे से याद कर लेना इनको। और क्वेश्चन नंबर 20 है, रिजर्व बैंक और व्यापारिक बैंकों में अंतर। तो जिस हम आपके सामने अंतर दे रखे हैं, आप इसको अंतर को अच्छे से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, कोई भी 4 अंतर कर लेना, 3 नंबर में आता है, आपको 4 लिख कर आना है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक क्यों कहा जाता है ना। तो इसका आंसर आपके सामने ये दे रखा है, देखिए इसको पढ़ लीजिए अच्छे से, है ना। और इसमें एक क्वेश्चन और है, मैं यही आपको बता दूं थोड़ा सा। ये क्वेश्चन ये है, केंद्रीय बैंक को बैंकों का बैंक क्यों कहा जाता है, तो जी एक ही बात, इसको पॉइंट के हिसाब से बता दिया गया है, और इसमें आपको बता दिया गया है यहाँ पैराग्राफ के रूप में। ठीक है, तो आप इन दोनों को अच्छे से पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, बैंक दर और रेपो दर में अंतर लिखिए। तो अंतर आपके सामने जी दे रखा है, इसको आप पढ़ लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है आपका, मुद्रा का महत्व लिखिए, वर्तमान युग मुद्रा योग है, समझाइए। तो ये आपका आंसर दे रखा है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, और क्यों मुद्रा योग कहा जाता है, तो इसका मतलब ये आप चाहे कोई भी 3 हेडिंग आप याद कर लीजिए इनकी। ठीक है, और ये आप मुद्रा का महत्व परिभाषा याद कर लीजिए। ठीक है, तो ये थे हमारे 3-3 नंबर वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों अगर आप इनको याद कर लेते हो तो इनसे आपका बाहर कोई भी नहीं जाएगा, जी मैं कहता हूँ। ठीक है, और हाँ, आप बढ़िया से इनको पढ़ लीजिए, और अब बताइए हमें कमेंट करके कि कैसी लगी वीडियो आपको, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।